हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। इससे पहले कि आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। यूनिट 22 हम स्टार्ट कर चुके थे, एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट। इसमें हम कन्वेइंग एंथुसियाज्म तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम 22.12 स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग चिल्ड्रन डिस्कवर। हेल्पिंग चिल्ड्रन डिस्कवर। जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें एफर्ट्स किए गए बच्चों को हेल्प करने के लिए, है ना, ताकि बच्चे अपने आप से आंसर को ढूंढ सकें, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर सकें। हर बार क्या हुआ, बच्चों ने अपने आप से ही आंसर को फिगर आउट किया। उनकी इससे थिंकिंग जो थी वो बहुत गति से होती है। प्रोत्साहन मिलता है उनकी थिंकिंग को। इससे क्या है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और इंडिपेंडेंस भी आती है। बच्चे डिपेंडेंट नहीं रहते, उनको लगता है कि हम अपने आप से भी ये चीज़ को कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है, कोई भी तरीका नहीं होता कि बच्चे किसी ना किसी चीज़ के बारे में जान सकें, चाहे उनको बताया भी जा रहा हो। अब यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल है कि कई बार बच्चे कई चीज़ों के नाम जो हैं वो अपने आप से नहीं जान पाते हैं। पर आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई भी बच्चे को सही क्वेश्चन पूछ ले तो बच्चा उसको डिस्कवर कर सकता है, ढूंढ सकता है और कोई भी आइडिया के थ्रू अपने आप से सोच सकता है। अब आप कोई भी दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए जो कि नीचे लिखी गई हैं, जिससे बच्चे को कोई ना कोई चीज़ को डिस्कवर करने में मदद मिले। पहली कौन सी है, एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चन। जब भी आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं आप बच्चों को एनकरेज करिए कि बच्चे उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछें, कोई ना कोई। ये भी कहा गया है कि बेस्ट स्कूल जो है वो स्कूल नहीं होता है जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, बट जो स्कूल है जहाँ पर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो स्कूल बेस्ट होता है। जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उसका आंसर भी फाइंड आउट करेगा। तो इससे क्या होता है, लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा परमानेंट हो जाती है। जब एक टीचर जो है बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देता है, प्रैक्टिकली देता है, तो उससे बच्चों की लर्निंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब एक बच्चे को क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है
तब आप उसको बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ, इग्नोर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है ना, आपको नहीं समझ में आया या आपको उसका आंसर नहीं देना आया, तो आप बच्चे को दोबारा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। इससे क्या होगा, अगर आप बार बार बच्चों को क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे हो सकता है उसको किसी ना किसी और तरीके से क्वेश्चन को बता दें। दूसरा है स्ट्रेटजी, यूज चिल्ड्रंस क्वेश्चंस टू हेल्प देम लर्न। बच्चों के ही क्वेश्चन को यूज करो उनको लर्न करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चों के क्वेश्चन के रिप्लाई में आप उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो आप उसी के रिप्लाई में बच्चे को आंसर देने के बजाय कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे क्या है, बच्चे खुद से ही कोई ना कोई आंसर उनको फिगर आउट करने में हेल्प होती है। अगर आप अकाउंट 2 जो हमने ऊपर देखी थी एग्जाम्पल पार्वती वाली, है ना, अगर आप पार्वती और उसकी मैम थी जो कमल मैम थी, है ना, उनको अगर दोबारा आप देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जब कमला ने, बच्चों ने कमला से पूछा कि अगर हम दो कलर्स को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो कमला ने उनको दोबारा से क्वेश्चन पूछा कि बच्चे अपने आप से ही उसको ट्राई करने लगे। ठीक है, आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे, इससे बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी जो है वो और भी अच्छी हो जाती है। एक इंसान को किसी भी सिचुएशन को अलर्ट होने की ज़रूरत है, जो कि ये अलाउ करती है कि बच्चे जो हैं वो नई चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं अपने लिए। अगर हम बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और उसका पेस मतलब उसका जो साउंड है वो स्लो रखते हैं, और अगर हम वेट करते हैं कि बच्चे उसका रिप्लाई करेंगे, कई बार क्या होता है, अगर हम बहुत जल्दी करते हैं और हम डिस्कशन के साथ ही चलते रहते हैं, तो जो हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसका वेट भी नहीं करते हैं कि बच्चा उसका आंसर करे, हम खुद ही उसका आंसर दे देते हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी बजाय क्या है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर बच्चा हमें बच्चे को थोड़ा सोचने का मौका भी देना चाहिए। अगर कोई बच्चा, अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हम दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला कौन सा है, वो वाले जो कि फैक्ट्स के ऊपर फोकस करें। ये थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि क्या आप इस ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में हमें बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इसकी कितनी लेग्स हैं, इसका कलर क्या है, ये क्या खाता है। दूसरे शब्दों में ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन को लर्न करने पे फोकस करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है जो कि थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को प्रमोट करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको बच्चों को बोलना है कि वो एक्सप्लेनेशन भी दें कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, इसका क्या तरीका है। ये जो आमतौर पर क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वाई, कि क्ले हार्ड क्यों हो जाती है जब हम इसको धूप में रख देते हैं, स्नेल शेल के अंदर क्यों जाता है, बबल्स पानी में क्यों बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे गैस करेंगे और वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में भी जानेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि एक रिजल्ट को कौन से एक्शन ने प्रोड्यूस किया। जैसे कि हम एक टॉल टावर ब्लॉक्स के साथ कैसे बना सकते हैं कि वो गिरे ना। इसमें हाउ से रिलेटेड आमतौर पर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस इस तरह से हो सकते हैं जो कि बच्चों को पूछें कि कंपेयर करने के लिए, जैसे कि क्या ये दो एनिमल सेम है, कौन से कप हैं जो एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं, ये जो एक फ्लावर है वो दूसरे से कितना डिफरेंट है। जैसे बच्चे सैंड से घर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि टॉलेस्ट हाउस कौन सा है। ये जो क्वेश्चंस हैं सारे, इनको हम एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे कि बच्चे करते हैं। एनकरेजिंग रीजनिंग स्किल्स। प्री स्कूल एजुकेशन का जो एम है वो ये होना चाहिए कि बच्चों को हेल्प करना फैक्ट्स को यूज़ करके, ताकि वो अपनी थिंकिंग को यूज़ करें और रीजनिंग स्किल्स को प्रैक्टिस में लाएं। सिंपली टीचिंग फैक्ट्स में और बच्चों को टीच करना उनकी खुद की थिंकिंग और रीज़न को यूज़ करके, इसमें डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा प्री स्कूल्स जो होते हैं उसमें फॉर्मर क्या था, सबसे पहले क्या होता था कि टीचर बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता था और बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता था कि बच्चे इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें। ये इम्पॉर्टेंट था कि बच्चे को कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जानता हो। फैक्ट्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं पर इनका कोई भी अपने आप में एंड नहीं होता है। इसकी बजाय वो एक फाउंडेशन को उनको एक फाउंडेशन बनानी चाहिए जिसमें कि मेंटल एबिलिटीज, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और डिडक्शन के बेस पे होनी चाहिए। डिफरेंट मेथड्स को अगर हम रिकॉल करें
जो कि 2 एजुकेटर्स ने पानी के बारे में बात करते हुए यूज़ किए थे। एल्वीना ने सिंपली बच्चों को फैक्ट कन्वे किया था, कम्युनिकेट किया था, जबकि कमला ने बच्चों को हेल्प की थी ताकि बच्चे खुद से रीज़न ढूंढ सकें, एनालाइज कर सकें, जनरलाइज कर सकें और डिड्यूस कर सकें। मतलब बच्चों को सीधा फैक्ट नहीं दिया, उन्होंने बच्चों को खुद से प्रैक्टिस करने के लिए कहा। कमला की जो अप्रोच थी वो बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करवाने की थी, है ना। इससे क्या है, ज़्यादा जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो तेजी से होती हैं। जब बच्चा ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाल देता है और वो उनमें से कईयों को तैरते हुए देखता है और कईयों को डूबते हुए देखता है, तो वो काफ़ी कई फैक्ट्स को एक्वायर कर लेता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। बट जब टीचर उनसे पूछता है कि पेपर तैर क्यों रहा है और पेबल जो है वो डूब क्यों गया, और पेपर और ड्राई लीफ और ट्विग में क्या कॉमन है कि वो सारे ही तैर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर हम बच्चों को फैक्ट बताएंगे तो बच्चे अपने आप भी उसके आंसर जो हैं वो ढूंढ सकते हैं। हम बच्चों को वेट के टर्म्स में भी उनके आंसर दे सकते हैं, जैसे कि लाइट और हैवी करके। यहाँ पर बहुत सारी डे टू डे सिचुएशंस होती हैं जो कि एक अलर्ट केयर गिवर यूज करता है बच्चों को एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप करने में। अगर बच्चे क्ले के साथ खेल रहे हैं, वो उसको एक बार ज़्यादा पानी के साथ मिक्स कर देते हैं जितना कि पानी रिक्वायर्ड होता है, तो जो क्ले है वो काफ़ी लंबे समय के लिए मतलब जुड़ के नहीं रहेगी और बच्चा उससे कुछ भी नहीं बना पाएगा। फिर जो केयर गिवर है, टीचर है, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों की अटेंशन पर बच्चों की क्या फोकस था बच्चों की अटेंशन पर कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्ले से आज कुछ क्यों नहीं बना पाए, वो इतनी पतली क्यों हो गई है, क्या हम इसको दोबारा से हार्ड बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। एक बच्चा सजेस्ट करता है कि वो पानी को स्क्वीज आउट कर देंगे। पूरा ग्रुप जो था उसने स्क्वीजिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये उनके लिए एक फन था, पर उसमें से पानी बाहर नहीं आना था। अब थोड़ी और डिस्कशन करने के बाद और डिबेट करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसको धूप में छोड़ देते हैं। फिर ये पूरे दिन की एक्टिविटी का एक फोकस बन गया। बीच बीच में बच्चे उसको चेक करने जाते कि कितना का पानी इसमें से सूख गया। जो 22.16 सब सेक्शन आगे आएगा, हम इसमें और भी बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि हमें बाद में इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बताएंगे। इसके बाद फैक्ट्स को प्रोवाइड करेंगे और उनकी रीजनिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन भी करेंगे। इससे पहले के ब्लॉक में आप प्री स्कूलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी मैचिंग की एबिलिटीज़ क्या हैं, कुछ कॉमन रिलेशंस को फाइंड आउट करना, ग्रुपिंग, सीरिएशन, ऑर्डरिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इनके सारे कंसेप्ट को पढ़ना। इन सारी प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सब सेक्शन 22.16 में पढ़ेंगे। ये है आपकी एक्सरसाइज 2। अब आगे क्या है, सेटिंग अप डिस्कवरिंग कॉर्नर। डिस्कवरिंग कॉर्नर को सेटअप करना। अब हम
किसी दूसरे प्री स्कूल सेंटर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि विलेज में है, प्री स्कूल सेंटर सी साइड के विलेज में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रहमान प्री स्कूल का टीचर है जो वो डिफरेंट टाइप्स के सी शेल्स को कलेक्ट करता है और उनको रूम में एक टेबल के ऊपर रख देता है। वो उसके पास में ही थोड़ी सी क्ले भी रख देता है। दिन के टाइम पे बच्चे उन शेल्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और रिस्पॉन्ड रहमान जो है वो हर बच्चे के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड और करेगा। और जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये क्या है, ये आपको कहाँ से मिला, इनकी शेप्स कौन कौन सी हैं, इनमें से कुछ बंद क्यों हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स हैं यहाँ पे, जो शेल्स हैं वो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं ग्रुपिंग के लिए, सीरिएटिंग के लिए और मैचिंग के लिए। जैसे कि बच्चे देखते हैं वो एक इसी की तरह होते हैं और शेल्स को वो जैसे अप्रॉक्सीमेटली सेम डिज़ाइन और कलर के ग्रुप्स में सेपरेट कर देते हैं। अब दूसरे ओकेजन में क्या होता है कि बच्चे क्ले के साथ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और बच्चे साथ साथ में शेल्स को भी यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट करने के लिए जो उन्होंने क्ले को यूज़ करके बनाए थे। उन्होंने शेल्स को प्रेस किया क्ले को फ्लैटन करने के लिए और डिज़ाइंस को क्रिएट किया। उन्होंने शेल्स को कोलाज के ऊपर पेस्ट किया जो कि उन्होंने पहले बनाए थे। इसी तरीके से रहमान ने एक डिस्कवरी कॉर्नर को सेट कर दिया। उसके बाद 22.14 जो है वो है हमारा सेटिंग अप डिस्कवरी एरियाज। डिस्कवरी कॉर्नर क्या है? वो रूम का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप कुछ मटेरियल को रखते हो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होगा और उस पर ही बच्चे डिस्कशन और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जो हमारा डिस्कवरी कॉर्नर है वो बच्चों को एनकरेज करने का, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें जो कि उनके आसपास वर्ल्ड में मौजूद हैं। उसके लिए डिस्कवरी कॉर्नर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है ताकि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को पूछा जा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ठीक बढ़ाया जा सके और बच्चों को फैक्ट्स को लर्न करने में मदद की जा सके। अब यहाँ पर बच्चे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशंस को बना सकते हैं। वो बच्चों को साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि जिसमें ऑब्जर्वेशन बनाना इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और पॉसिबल रीजंस के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं, इन रीजंस को टेस्ट करना और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना। जब कमला कमरे में 3 बर्ड्स लेके आई तब उसने उनको जो बच्चों ने नेस्ट बनाए थे उसके पास रख दिया। उसने भी इसको एक डिस्कवरी एरिया बना दिया था। डिस्कवरी कॉर्नर में हम कुछ भी रख सकते हैं जो कि बच्चे हम सोचें कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप लीव्स को भी रख सकते हैं, कट्ठा फ्लावर, लीव्स, ट्विग्स, स्मॉल ब्रांचेस, पेबल, सैंड, सबको इस कॉर्नर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे इसके बारे में डिस्कशन करना पसंद करेंगे।
अब एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है डिस्कवरी कॉर्नर से रिलेटेड कि हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि वो बाहर जाएं और ये फाइंड आउट करें कि कौन से प्लांट का ये कौन सा लीफ है, कौन से प्लांट का ये फ्लावर है, कहाँ से आप प्लग करके लाए हो। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों की अटेंशन जो है वो उस तरफ जाएगी, है ना। बच्चे एक लीफ को दूसरे के साथ मैच करेंगे, फ्लावर्स को मैच करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेम है और कौन से प्लांट से हम लेके आए हैं तोड़ के। हम उनको पूछ सकते हैं कि वो बुक में डिफरेंट लीव्स को देखें और पिक्चर को फाइंड आउट करें कि रियल लीफ के साथ कौन सी पिक्चर जो है वो मैच कर रही है। ये एक कॉमन चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। जो डिस्कवरी एरिया है वो क्वेश्चंस को जनरेट करता है, जैसे कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ, कौन सी चीज़ ऐसा होने देगी। चलो आओ हम ट्राई करते हैं और ढूंढते हैं हम इसको कैसे फिगर आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो जनरेट होते हैं। प्लानिंग फॉर द प्ले एक्टिविटीज। कहते कि इस यूनिट में हमने बहुत सारे एपिसोड्स को डिस्क्राइब किया है जो कि आपको कई आइडियाज़ देते हैं कि बच्चों के साथ आपने किस तरह की प्ले एक्टिविटीज़ करनी है, और वो तरीका भी बताते हैं कि आपने बच्चों के साथ किस तरह से एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। पहले के यूनिट्स में भी हम काफ़ी इंडोर और आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, पर अब हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए चाहिए होते हैं। डिस्कशन जो कि हम ट्रूली फॉलो करते हैं किसी भी प्ले एक्टिविटी के लिए जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, चाहे वो इंडोर गेम है चाहे आउटडोर है, चाहे स्टोरी, म्यूजिक और आर्ट एक्टिविटी कुछ भी है। कोई भी एक्टिविटी को प्लान करने से पहले हमें क्या डिसाइड करना होगा, ऐसा क्या है जो आप बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू लर्न करवाना चाहते हो, आपकी एक्टिविटी का गोल क्या है, वो इसको कैसे लर्न करेंगे, आपकी एक्टिविटी का कंटेंट क्या होगा। सॉरी। नेक्स्ट है कि कौन सा मटेरियल आप एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। उससे नेक्स्ट है कि आप कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे गोल तक पहुंच पाते हैं या नहीं, एक्टिविटी को कैसे वो इवेल्युएट करेंगे। अब हम हर एक एस्पेक्ट की तरफ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा गोल, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है मटेरियल, लास्ट है इवेल्युएशन। सबसे पहले है हमारा गोल ऑफ द एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है। बच्चे जो हैं वो कुछ एनिमल्स के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है और इस एक्टिविटी को करने के बाद बच्चे जो हैं वो कुछ तरीके से ये जान जाते हैं कि पैरेट और स्पैरो में क्या डिफरेंस है, या बच्चे ग्रीटिंग कार्ड्स को बनाना इंजॉय करेंगे, या बच्चे कलर्स के बारे में राइम के थ्रू अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ जाएगी, या फिर बच्चे एक दूसरे के साथ सैंड में खेलेंगे।
अब एक गोल का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद बच्चे जो हैं वो उस एक्टिविटी का नाम जान जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सेलेक्ट, कंपेयर और अंडरस्टैंड भी करेंगे। अब हमें कंटेंट सेलेक्ट करने से पहले किस चीज़ के बारे में सोचना है? कि बच्चे को ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में क्या पता है। दूसरे शब्दों में हम बच्चे की नॉलेज का जो प्रेजेंट लेवल है उसको असेस करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी को उसी तरह ही बिल्ड कर सकें जब आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे का प्रेजेंट नॉलेज का लेवल क्या है। आप जान सकते हैं बच्चे को ऑब्जर्व करके, उनसे पूछ के और उनके क्वेश्चन को सुन के। जो कंटेंट है एक्टिविटी का, क्या वो रियलिस्टिक है? क्या बच्चे कंसेप्ट को समझ पाएंगे कंटेंट को सुन के? क्या वो बच्चों के डेवलपमेंट के लेवल को सूट करता है? नेक्स्ट है कि जो कंसेप्ट है कई बार वो बच्चों के लिए वर्थ होता है कि बच्चे इस स्टेज पे सीख पाएंगे, या फिर आपको थोड़ी सी और वेट करनी होगी बच्चों के बड़े होने की। क्या ये कुछ ऐसा है कि बच्चे इसको बेटर लर्न कर पाएंगे और ज़्यादा बाद में ज़्यादा इजी तरीके से लर्न कर पाएंगे? अब एक्टिविटीज़ आप कौन सी आपको चूज़ करनी चाहिए कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले सोचने की, बच्चे इस योग्य हों कि बच्चे एक्टिविटीज़ को उनके पास्ट एक्सपीरियंस से और फ्यूचर वन से भी रिलेट कर सकें। चैलेंज को ऑफर करें और ऐसे बने कि बच्चे उनको सक्सेसफुली अचीव कर सकें। इससे क्या होगा, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन बच्चों को मिलेगी, बच्चों के खुद के इंटरेस्ट की हों और उनकी लाइफ से रिलेट करती हों। इसी तरीके से उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वहाँ ज़रूरी है। लास्ट एस्पेक्ट को असेस करना बहुत ज़रूरी है। अब प्री स्कूल टीचिंग का एम ये नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला उनका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। हम में से कईयों में ऐसी टेंडेंसी है जो कि हमें इसके बारे में एंग्शियस बनाती है। हम ये सोचते हैं, इस चिंता में रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे ना रह जाएं। हम उनको जानबूझ के एक्टिविटीज़ में धक्का मारते हैं, चाहे वो इस चीज़ के लिए डेवलपमेंटली रेडी हों चाहे ना हों। बच्चे को इस चीज़ में पुश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करो, है ना। प्री स्कूलर को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे अगर उस चीज़ के लिए रेडी हैं तो ही आप बच्चों को उस चीज़ में पुश कर सकते हैं। जब आप एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं तब आपने ये देखना है कि क्या
मटेरियल जो आपको चाहिए है वो ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, या आपको कुछ और लेने की ज़रूरत है, कितना एक्सपेंसिव प्ले मटेरियल है, क्या वो सेफ़ है बच्चों के लिए उसके साथ खेलना। कोई भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के बाद ये इम्पॉर्टेंट है फाइंड आउट करना कि बच्चों ने उस कंसेप्ट को ग्रास्प किया भी है या नहीं। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि एक्टिविटी जो आपने चूज़ की है क्या वो यूज़फुल थी, जो आपने एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेथड चूज़ किया था क्या वो एप्रोप्रिएट था। इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिविटी को अब इवेल्युएट करना है। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जज कर सकते हैं कि बच्चा कंसेप्ट को समझ पाया है या नहीं। उनमें से कुछ ये हैं कि जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो आप क्लासरूम में एक डिस्कशन को कर सकते हैं। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हो। बच्चों से क्वेश्चन पूछिए ताकि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में हुए इवेंट्स को, उसके सीक्वेंस को रिकॉल कर सकें। किसी भी एक्टिविटी में, जैसे कि कोई एक्टिविटी प्लांट्स को ग्रो करने से लेके है, तो आप बच्चों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीड को प्लांट करने का सीक्वेंस क्या है। आप 8 एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करिए जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सारे बच्चों ने इस कंसेप्ट को समझ लिया है, ग्रास्प कर लिया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप दिवाली के फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे उसके बाद एजुकेटर बच्चों से पूछ सकता है कि क्या आप इस थीम से रिलेटेड कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों की ड्राइंग से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि बच्चों ने क्या परसीव किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी उस इवेंट को लेके। अब नीचे एक ड्राइंग बनाई है किसी 4 साल के बच्चे ने जिसका नाम है अनिर्बन। वो एक अर्थक्वेक को डिपिक्ट करती है। ये ड्राइंग बनाई है बच्चे ने जो कि अर्थक्वेक को डिपिक्ट करती है। अब यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि उसने एक हाउस बनाया है जो कि थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। जब उससे पूछा गया तब उसने कहा कि घर हिल रहे हैं और लोग डर के मारे विंडो से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ड्राइंग में क्या है, बच्चे ने ब्लैक सर्कल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, विंडोज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल कार्ड्स के ऊपर इवेंट्स का जो सीक्वेंस है उसको ड्रॉ करना और बच्चों को पूछना कि क्या वो करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है एक कि सेंटर में फ्रूट चाट को बनाने के बाद क्या आप और स्टेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर फ्रूट चाट बने हों। आप इनको बच्चों को दीजिए ताकि बच्चे जो हैं वो सीक्वेंस में उसको अरेंज करें। इसी तरीके से सिर्फ हमें बच्चों को जज नहीं करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को जज नहीं करना है, पर हमें अपने आप में ही एक बच्चों को न्यू एक्टिविटी के बारे में बताना है जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकें और बच्चों की जो लर्निंग है वो और भी अच्छी हो सके।
कहते कि क्या आप किसी और ऐसे तरीके के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकें कि क्या जो बच्चे हैं वो ये अंडरस्टूड करते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आप इसके बारे में और भी पढ़ेंगे ब्लॉक 7 की यूनिट 33 में। एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को प्लान करने के लिए आप अपने आप की हेल्प करिए। एक एक्टिविटी प्लान को लिखिए और एक्टिविटी प्लान जो है वो आपके लिए एक मेंटल प्रिपरेशन टाइप होना चाहिए। एक एक्टिविटी प्लान में क्या क्या होना चाहिए? एक्टिविटी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट क्या है, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे और उसको जज करने का क्राइटेरिया क्या है कि बच्चों ने कंसेप्ट को ग्रास्प किया या नहीं किया। बच्चों के साथ एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों की तरह ही सोचना होगा। कई केसेस में क्या होता है कि आपको कई बुक्स भी पढ़नी पड़ सकती हैं बच्चों के साथ एक्टिविटी कंडक्ट करने से पहले। अब जैसे एग्जांपल है कि जब आप बच्चों के साथ शैडो के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तब आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आप बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। इसके बाद है हमारी सम प्ले एक्टिविटीज़। बच्चों को अगर इन्वायरमेंट के बारे में बताना है तो उनको हेल्प करने का एक तरीका है कि आप एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट को सेलेक्ट कर लो और कई एक्टिविटीज़ को बच्चों के सराउंडिंग में ऑर्गेनाइज करो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करो किसी भी सिंगल थीम के ऊपर, जैसे कि कमला ने किया था, और बच्चों को उस कंसेप्ट के बारे में डिफरेंट वेज में बताओ। इससे पहले कि मतलब वो जब तक उसको वो फुली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं। ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप एक सिंगल थीम के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हो, ये कई दिनों के लिए बच्चों को करवाते रहिए ताकि बच्चों की ये जो एक्टिविटी कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों की अच्छी हो सके। अब हम कुछ प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो कि बच्चों को हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में जानने में, कई लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जानने में, कल्चर के बारे में और सोसाइटी के बारे में जानने में। कहते हैं कि क्या आपको याद है कि आपने 3 कैटेगरीज को पढ़ा था जब हमने यूनिट की इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। पहला है प्ले एक्टिविटीज़ अराउंड द थीम माई बॉडी। एक माई बॉडी थीम लिया है। अब उसके रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाएगा। थोड़ी सी प्ले एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस थीम से रिलेटेड कैरी आउट कर सकते हैं। हर प्ले एक्टिविटी के साथ हम गोल्स को लिखना है और क्या कंटेंट और क्या मटेरियल चाहिए है वो ज़रूर लिखना है। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है गोल। क्या है उसका? फर्स्ट एक्टिविटी का कि ये एक्टिविटी बच्चों में अवेयरनेस डेवलप करने में मदद करेगी। इसके बारे में? बच्चों के बॉडी के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगी, बच्चे नंबर कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और बच्चों में एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की एबिलिटी भी आएगी। अब कौन कौन से मटेरियल हैं जो यूज़ करते हैं? पेपर एंड पेंसिल।
कंटेंट क्या है कि इसमें पेपर के ऊपर हर बच्चे का हैंड और फुट को ट्रेस किया जाएगा और उसको कलर करने के लिए बोला जाएगा। बच्चे सिर्फ इस एक्टिविटी को करने में इंजॉय ही नहीं करेंगे बल्कि बच्चे नंबर कंसेप्ट भी समझेंगे। जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कितनी फिंगर्स को ड्रॉ किया है, आपके हाथ की कितनी फिंगर्स हैं। कई बार क्या होता है, जल्दी में बच्चे जब ट्रेस करते हैं तब बच्चे सारी फिंगर्स को ट्रेस नहीं करते हैं। शुरू में आप उनको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि वो हर फिंगर को एग्जैक्टली ट्रेस करें, पर बाद में आप ऐसा करने के लिए उनको बोल सकते हैं। बच्चे क्या हैं, फिंगर्स के एग्जैक्ट कॉन्टूर्स को भी फॉलो करेंगे धीरे धीरे। इससे बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगी और बच्चों में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि नंबर का कंसेप्ट भी बच्चे समझ सकेंगे। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, उसका गोल क्या है कि बच्चों को अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट इन सब का कंसेप्ट बच्चों में स्ट्रेंथन करना। कैसे, एक गेम को ऑर्गेनाइज करके जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर होगी। अब इसका कंटेंट क्या है कि आप बच्चों को एक सर्कल में खड़ा कीजिए और उनसे बोलिए कि जो मैं कहूँगा वो आप करना। जैसे आप कहेंगे कि आप अपनी दोनों बाजू को ऊपर उठाओ, राइट लेग को आगे की तरफ लेके जाओ, है ना, बच्चे वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। उसका गोल क्या है कि बच्चे जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से फैमिलियर हो जाएंगे। इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए होगा, न्यूज़पेपर और क्रेयॉन्स। अब कंटेंट क्या है, एक प्री स्कूल टीचर एक इंजीनियस एक्टिविटी को प्लान करता है ताकि वो बच्चों को उनकी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में स्ट्रेंथ कर सके, मतलब उनकी समझदारी उसमें बढ़ा सके। वो एक बड़ा न्यूज़पेपर की बिग शीट लेता है और बच्चों को बोलता है कि उसके ऊपर आप आ जाओ। फिर वो दूसरे बच्चों को बोलता है कि बच्चे की बॉडी की, उनके ऊपर लेटने को बोलता है एक बच्चे को और दूसरे बच्चे को बोलता है कि इसकी बॉडी की आउटलाइन को ट्रेस करो, उनके फेस के फीचर्स बनाओ, कपड़े की आउटलाइन ड्रॉ करो। फिर उनको कलर करना शुरू करना है। हर बच्चा बॉडी का हर पार्ट कलर करेगा। कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए टीचर ने बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 6 बच्चों का एक ग्रुप है। बच्चे एक ग्रुप से दूसरे में मूव करते और दूसरों के बच्चों की हेल्प करते और उनके क्वेश्चंस को आंसर करते। बाद में उन्होंने बच्चों को कहा कि क्या आप मुझे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम बता सकते हैं, उनको लेबल कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स हैं वो बाद में आप वॉल के ऊपर भी पुट अप कर सकते हैं। ये पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी 4। इसका गोल क्या है कि हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। इसमें कौन कौन से मटेरियल को यूज़ किया जाएगा, एक डोल, सोप और एक साफ कपड़े का पीस, वाटर, मग, कॉम्ब, नीम स्टिक और स्मॉल पार्ट ओल्ड साड़ी। कंटेंट में क्या आएगा कि अगर आप बच्चों में बाथिंग, टीथ को ब्रश करना और बॉडी को क्लीन करना बताना चाहते हैं तो एक टीचर को एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो प्लान करनी पड़ेगी। टीचर ने देखा कि एक डॉल जो है वो कमरे में कॉर्नर में पड़ी हुई है ऐसे ही।
तो उसको एक एक्टिविटी उसने सोची। उसने बच्चों को कहा कि क्या आप डॉल को कल नहला दोगे एक बार। तो बच्चों ने फटाफट से हाँ बोल दिया और उसने आगे कन्वर्सेशन को बढ़ाते हुए बोला, अगर आप डॉल को नहलाना चाहते हो, उसको साफ़ करना चाहते हो, उसको अच्छी ड्रेस अप करना चाहते हो, तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही बच्चे बोलते हैं उसने आइटम्स को लिखना शुरू कर दिया। बच्चों ने कहा सोप, टावल, वाटर, मग, क्लोथ्स, कॉम्ब और एक नीम की स्टिक। अगली सुबह क्या हुआ, उसने ये सारी चीज़ें टीचर ने रेडी रखी। टॉवल को उसने एक पुराने पर क्लीन रैग के साथ रिप्लेस कर दिया, है ना। साड़ी के लिए कलरफुल क्लोथ्स को वहाँ पर रख दिया। बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटेड था ये। जैसे ही बच्चे ने क्लीनिंग और बाथिंग की सारी रूटीन को फॉलो किया। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ किया। किसी ने ब्रश किया उसके टीथ के ऊपर, किसी ने उसको सोप रब की, है ना। जैसे ही वो उसको बात करवा रहे थे, टीचर ने उनसे हाइजीन और क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा। अब जो एक्टिविटी थी, है ना, जो भी कोई एक्टिविटी उस टाइम पे बनी, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट थी और इंटरेस्ट था कि बच्चे कभी कभी उसके बारे में बाद में भी बात करते रहे पूरे दिन में। एक्टिविटी 5 क्या थी, उसका गोल है, हमने बच्चों में ऑब्जर्वेशन की स्किल को शार्पन करना है और बॉडी के बारे में एक फर्म कंसेप्ट को डेवलप करवाना है। इसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा, एक पेपर की लार्ज शीट और क्रेयॉन। कंटेंट क्या है, आप पेपर की बड़ी शीट के ऊपर एक पर्सन की फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग होंगे। इस पेपर को आप ग्रुप के सेंटर में रख दीजिए। हर बच्चे से पूछिए कि आप पार्ट को बताइए कि कौन सा पार्ट मिसिंग है और उसको ड्रॉ करें। फिर हर बच्चे की बारी आने दीजिए। उसके बाद है एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 का गोल क्या है कि हमने बच्चों को ड्राइंग्स के थ्रू वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये वो बता सकें। मटेरियल क्या है, पेपर और क्रेयॉन्स। कंटेंट क्या है, आप बच्चों को कुछ ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, थीम के रिलेटेड ही। बच्चे अपने आप ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग थीम जो है वो बन जाएगा। फिर इस एक्टिविटी के साथ बच्चों को ट्राई करें। आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि क्या आप बताएंगे कि आपने क्या ड्रॉ किया है, और ड्राइंग शीट के ऊपर उनके रिस्पॉन्स को आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 7। उसका क्या गोल है कि बच्चों को हेल्प करना ताकि कंपेयर कर सकें और बच्चों को एक एलिमेंट्री आइडिया दे सकें मेजरिंग करने के बारे में। कंटेंट है कि बच्चे मेजर कर सकते हैं कि वो जब वॉल के साथ खड़े हुए थे तो वो कितने लंबे लग रहे थे,
और अपनी हाइट को मार्क कर सकते हैं। वो हाइट को किसी और तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये थी हमारी 7 एक्टिविटीज। इसके बाद है हमारा कुकिंग प्रोजेक्ट्स। कहती ये देखकर आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि बच्चे को कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना बड़ा पसंद होता है। ये एक्टिविटीज़ पॉपुलर हैं। जैसे ही बच्चा कुछ खा सकता है वो प्रिपेयर भी, जो वो प्रिपेयर करते हैं वैसे ही बच्चा कुछ ना कुछ खा सकता है और वो इसको एक्टिविटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनके घर में कोई चीज़ हुई, उस तरह से वो उसके साथ भी उसको रिलेट कर सकते हैं। जो कुकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए फायर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है छोटे बच्चों के लिए। जैसे स्क्वैश, लेमनेड, फ्रूट चाट, सैलेड्स, इन सबको बनाना बहुत इजी होता है। आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि, कह सकते हैं कि आप, हर कोई बच्चा अपने घर से एक एक फ्रूट लेके आएगा, ठीक है। आप पेरेंट्स को एक लिखकर नोट भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि बच्चों को फ्रूट क्यों देना है। हर बच्चे को एक डिश बनाने में ज़रूर इन्वॉल्व करना है। हो सकता है कि जब आप डिश बना रहे हों तब बच्चे आपको उतने ध्यान से ना देखें, तो आपको बहुत सारे तरीके फाइंड आउट करने हैं कि हर बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाए और करे थोड़ा बहुत, और पैन को कैरी करे और सॉल्ट को ऐड करे। जब फूड खाया जाए उसके बाद बच्चों को इनकरेज करिए कि वो प्रोडक्शन के जो सीक्वेंस था उसको डिस्कस करें, डिस्क्राइब करें बच्चों के साथ। इससे क्या है, बच्चों में जो सीक्वेंस वाइज काम करने का स्किल है वो आएगा कि सीक्वेंस वाइज कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, आप जज कर सकते हैं कि बच्चों ने कुछ सीखा भी है या नहीं। ऐसी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपका गोल जो है वो ये होगा कि आप एक आइडिया दे सकते हैं इसके बारे में कि डिश में बच्चे ने क्या प्रिपेयर किया, बच्चे की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, बच्चों को हेल्प किया ये जानने में कि इसका एक सीक्वेंस क्या है कोई भी आइटम को बनाने में, और उनको रिलेट किया कि वो अपनी एवरीडे जो अपनी हर दिन की एक्सपीरियंस है फूड के साथ उसमें इसको इन्वॉल्व करें। ऑफ कोर्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है उसको हमें साइड नहीं करना है। बच्चों ने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया या नहीं ये ज़रूर बताना है। इसके बाद है हमारा प्ले एक्टिविटीज अराउंड द थीम शेडोज। ये देखने को मिल सकता है कि शेडोज़ जो हैं वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है प्री स्कूलर्स को इंट्रोड्यूस करना, पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उनको इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप एक प्ले एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करिए जो कि इस थीम के अराउंड घूमती हो। फर्स्ट एक्टिविटी है जिसका गोल है कि आप बच्चों को अवेयर करेंगे कि उनकी खुद की भी एक शैडो होती है। ये पॉसिबल है कि कई प्री स्कूलर्स को ये
विश्वास ही ना हो कि उनकी भी कोई शैडो होती है। जब आप उनको बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इसका कंटेंट क्या है कि आप एक्टिविटीज़ जैसे कि भागो और देखो कि क्या आपकी शैडो आपके पीछे रहती है। इससे बच्चे जो हैं अपनी शैडो के बारे में अवेयर हो जाएंगे। आप उनको पूछ सकते हैं या आप उनको बोल सकते हैं, ये ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं कि अगर क्या रात के टाइम पर उनकी कोई शैडो होती है। आप उनको बोलिए कि कोई भी लाइट के नीचे खड़े हो जाएं जब रात होगी और अपनी शैडो को देखिए। फिर बच्चों से अगले दिन उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछिएगा। दूसरी एक्टिविटी है, उसका गोल है कि हमें बच्चों को ये समझने में मदद करनी है कि शैडो की लेंथ जो है क्या वो वेरी करती है जैसे जैसे दिन बढ़ता है। कंटेंट इसमें क्या है कि आप दो बच्चों का पेयर बना लीजिए और उनमें से एक को बोलिए कि दूसरे की शैडो को ट्रेस करें। जब वो ट्रेस करेंगे तब आप उन पे उसका नाम लिख दीजिए। फिर आप उनसे पूछिए कि उनको बोल सकते हैं कि शैडो को दिन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आप ट्रेस करो और शैडोज़ की लेंथ को मेजर करो। इस डिस्कशन के थ्रू आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो कि शैडो की लेंथ क्या बदलती है दिन के हर टाइम के ऊपर, अलग अलग टाइम के ऊपर। एक्टिविटी 3, इसका गोल है कि बच्चों की अटेंशन को फैक्ट के प्रति ड्रॉ करना कि क्या शैडो एग्जैक्टली वैसी दिखती है जैसे वो करते हैं। कंटेंट क्या है, आप इसमें एक गेम के बारे में लिख सकते हैं कि एक शैडो की गेम थी जो हमने पहले की यूनिट्स में पढ़ी है। जब आप गेम को खेलते हैं बच्चे एक सर्कल में आपके अराउंड खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे आप डायरेक्शन देते हैं बच्चे वैसे वैसे करते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि अपनी शैडो को टच करो, ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो किसी और की शैडो के ऊपर स्टेप कर जाते हैं। अपनी शैडो के साथ भागो या किसी और की शैडो के ऊपर स्टेप रखो। ऐसी गेम्स के साथ आप बच्चों को एग्जैक्टली वो बता सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं। फिर आप ये नोटिस करें कि जब वो अपनी बाजू को ऊपर की तरफ उठाते हैं क्या उसकी जो आर्म की शैडो है क्या वो बड़ी होती है। जब वो अपनी लेग को मूव करते हैं क्या उसकी भी कोई शैडो बनती है। एक्टिविटी 4, इसका गोल है कि शैडोज के साथ एक्सपेरिमेंट करना। अब इसका कंटेंट क्या है कि आप बच्चों को शो करें कि कैसे वो अपनी शैडो की शेप को चेंज कर सकते हैं। अपने खड़े होने के तरीके को बदल के या अपने बैठने को तरीक़ों को बदल के या अपनी बाजू और लेग्स को मूव करके, इसी तरीके से वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि शैडोज़ की किस तरह की जो शैडोज़ हैं वो अपनी बॉडी से बना सकते हैं। अगर आप अपनी फिंगर्स की शैडो को देखें, वॉल के ऊपर फिंगर्स की शैडो बनाएं और अपनी फिंगर्स को अलग अलग तरह से हर टाइम पे पोजीशन करें तो आप वॉल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो हैं शैडोज बना सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स उससे आप बना सकते हैं,
ठीक है, बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो आप इन एनिमल्स के अराउंड कोई स्टोरी भी बना सकते हैं। एक्टिविटी 5, इसका गोल क्या था कि बच्चों को फाइंड आउट करने में मदद करनी कि क्या सारे ऑब्जेक्ट्स की शैडो बनती है। आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें और देखें कि क्या उन सब की शैडो बनती है। फिर आप बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। हो सकता है कि इससे उनकी और ज़्यादा स्टेबल लर्निंग हो जाए। जब आप बच्चों को किसी फैक्ट के बारे में बताएं कि देखो ये शैडो बन रही है, उसके अलावा अगर बच्चे जो हैं वो मतलब सच में कोई ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें, है ना, तो उससे बच्चों को शैडो का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा समझ में आ सकता है। बच्चे बॉक्स, टॉयज, बुक्स, पेपर, पेंसिल और ब्लॉक्स के साथ शैडो को बना सकते हैं। प्ले एक्टिविटीज अराउंड द थीम डे एंड नाइट। एक्टिविटी 1, बहुत सारे प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं जो डे और नाइट वर्ड के साथ फैमिलियर होते हैं। उनके लिए नाइट का मतलब होता है कि रात को सोना है, दिन का मतलब होता है कि स्कूल जाना है। आप उनके इस कंसेप्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। आप उनको पूछिए कि दिन के टाइम पे वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और रात के टाइम पर वो क्या करते हैं। आप उनको पूछ सकते हैं कि बाकी के फैमिली मेम्बर्स दिन में क्या करते हैं और रात में क्या करते हैं। दूसरी एक्टिविटी, 4 और 5 साल के बच्चों को दिन के टाइम पे स्काई कैसे दिखता है और रात के टाइम पे स्काई कैसे दिखता है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। उनसे बात कीजिए कि क्या डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये जो डिस्कशन है वो ऐसी चीज़ों की तरफ चली जाती है जो कि दिन के टाइम होती हैं और जो चीज़ें जो कि वो दिन के टाइम देख सकते हैं और रात के टाइम भी देख सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी है कि आप बच्चों को किसी ना किसी तरीके से एक ग्रुप एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ। पहले आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कीजिए, फिर आप एक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप पेपर की 2 लार्ज शीट लीजिए और उसको एक शीट को डे का नाम दे सकते हैं और दूसरी शीट को नाइट का नाम दे सकते हैं। आप उनके ऊपर छोटे छोटे कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं जो ये बताएं कि दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है। आप सारी चीज़ों को पहले ही तैयार रख सकते हैं। आप उसको टेबल के ऊपर रख दीजिए और बच्चों को कहिए कि जो 2 चार्ट्स के ऊपर जो चीज़ अप्रोप्रिएट है वो आप इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ दिन में होती है, जो चीज़ रात में होती है, वो आप उसी तरीके से उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। आप उनको दिखा भी सकते हैं एक बार करके कि कैसे उसको करना है। इस तरह से बच्चों का जो डे और नाइट का कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथन होता है और बच्चों में ग्रुपिंग का स्किल भी डेवलप होता है।
आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि आप क्या चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें ड्रॉ भी कर सकते हैं। प्ले एक्टिविटीज अराउंड द थीम प्लांट्स। पहले आप बच्चों का इंटरेस्ट देखिए कि जो उनके पास पास कोई प्लांट की लाइफ है उसमें बच्चों का क्या इंटरेस्ट है। आप कई एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकते हैं जो मटेरियल बच्चों के आसपास पड़ा हुआ है उसी के साथ। फर्स्ट एक्टिविटी है, उसका गोल क्या है कि आप बच्चों को ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सीड्स से प्लांट को कैसे ग्रो किया जा सकता है। अब उसके लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत होगी? पल्सेस की, कॉटन, एक छोटी सी डिश, पॉट्स, मड, मैन्योर एंड वाटर। अब इसका कंटेंट क्या है? कहते कि अब आप एक रूम में एक प्लांट को ग्रो करने का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ पल्सेस को लेके आइए और उनको वेट कॉटन में एक डिश में, गीली कॉटन को थोड़ा सा गीला करके एक डिश में रख सकते हैं। फिर आप बच्चों के साथ बात करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ताकि और फिर आप उनको ये भी बताइए कि 2 या 3 दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। डिश को आप सेफ प्लेस पे रख दीजिए। जब बच्चे इसको एग्जामिन करना चाहते हैं तो वो कर सकें। अगले दिन क्या हुआ? बच्चों को पूछा गया कि क्या आपने ऑब्जर्व किया कि पल्सेस में कोई चेंजेस आए हैं। 2 से 3 दिन के बाद जो पल्स हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे। इसमें बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चे जो हैं वो पॉट में प्लांट्स को सीड करना शुरू कर देंगे जब पल्स के जो सीड हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे। आप बच्चों को एक स्मॉल पॉट दे सकते हैं। 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और उनको एक स्मॉल पॉट दे दीजिए। आप हर ग्रुप को पॉट को मड और मैन्योर के साथ फिल करने में हेल्प कर सकते हैं, बीज बोने में हेल्प कर सकते हैं और उनको पानी देने में भी हेल्प कर सकते हैं। फिर उस पॉट को आप सन में रख दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पॉट नहीं है तो आप एक ओपन एरिया में फ्लावर बेड के ऊपर भी सीड्स को प्लांट करवा सकते हैं बच्चों से। बच्चे इस एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे और जो पॉट में सीड डाले हैं बच्चों काफ़ी दिनों तक वो उसको ही फॉलो करेंगे, उनका उसमें ध्यान रहेगा ही रहेगा। वो सीड्स को हर दिन ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो स्प्राउट हो गए हैं। रेगुलरली उसको प्लांट पानी भी देंगे, है ना। जब नए लीव्स उसमें ग्रो हो जाएंगे तो उनकी अटेंशन इसमें और भी बढ़ जाएगी और प्लांट जब लंबा हो जाएगा तो और भी अटेंशन बढ़ जाएगी। कई प्लांट्स को जब हम डायरेक्टली सन में रख देते हैं तो वो विल्ट हो जाते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू जो बच्चों का ये कंसेप्ट था कि प्लांट को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वो भी डेवलप हो जाएगा। अब आपको बच्चों को जर्मिनेशन को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद के कुछ सालों में आप बच्चों को डिटेल में बता सकते हैं।
नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। इसका गोल है कि ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करना बच्चों में और बच्चों को अवेयर करना ताकि बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स को देख सकें। अब इसमें क्या चाहिए होगा, लीव्स एंड फ्लावर्स। कंटेंट है इसका कि बच्चों को आप बोल सकते हैं कि लीव्स और फ्लावर्स को कलेक्ट करके लाएं, फिर उनके साथ डिफरेंट तरह के जो लीव्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना कि क्यों ये ग्रीन है और क्यों ये येलो हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इनकी अलग अलग शेप्स के बारे में उनसे बात करना। एक्टिविटी 3, उसका गोल है कि फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना। क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, थ्रेड और लीव्स। इसका कंटेंट है कि आप बच्चों को मदद कर सकते हैं कि एक थ्रेड में बच्चे लीव्स को डालें और एक नेकलेस बनाएं। इसको हम वॉल के ऊपर भी टांग सकते हैं या खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 4। उसका गोल है कि आप बच्चों को एक पेंटिंग का ऑल्टरनेटिव तरीका भी बता सकते हैं। उसके लिए हमें लीव्स और पेपर चाहिए होंगे। कंटेंट क्या चाहिए है, हमें पेंटिंग के लिए लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को दिखाइए कि कैसे आप लीफ की एक साइड पर कलर लगा सकते हैं और उसका पेपर के ऊपर इम्प्रिंट ले सकते हैं। जब वो कई लीव्स को यूज़ करते हैं तो वो ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि हर लीफ जो है वो पेपर के ऊपर एक डिफरेंट शेप को छोड़ देता है, तो वो उसके ऊपर काफ़ी सारे डिज़ाइंस को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले एक्टिविटीज़ अराउंड द थीम सीजन्स एंड वेदर। ये एक टॉपिक है जिसके अराउंड आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हो। शायद एक पर्टिकुलरली कोल्ड डे या रेनी डे है ना, जो कि वेदर के बारे में कन्वर्सेशन को स्टिमुलेट करता हो। सीज़न एक प्रोजेक्ट बन सकता है जब वो एक साल लगातार चलता रहे। बच्चों से बात करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। आप बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात कर सकते हैं जो अलग अलग सीज़न में ग्रो होते हैं। जब आप बच्चों के साथ वॉक पे चाहें तब आप बच्चों को कुछ फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। आप उनको बोलिए कि आप इनको सुखा भी सकते हैं और प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अगर आप हर सीज़न में ऐसा करेंगे तो सीज़न ईयर के बिल्कुल एंड में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का एक रिकॉर्ड आपके पास होगा जो कि डिफरेंट सीज़न में ग्रो होते हैं। आप बच्चों से डिफरेंट सीज़न के वेदर के बारे में बात कर सकते हैं, कौन से कपड़े किस सीज़न में हम पहनते हैं इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। बहुत सारी राइम्स भी होती हैं इस थीम के ऊपर, उसके रिलेटेड भी आप एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकते हैं। कई आर्ट एक्टिविटीज़ भी आप सीज़न टॉपिक के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 3 समरी। जो एक्सरसाइजेज हैं उनके आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये थी हमारी यूनिट 22। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अपनी यूनिट 23 जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 22 थी हमारी एनवायरनमेंट के बारे में जानना, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करके। ठीक है, अब हम अपनी यूनिट 23 जो है हमारी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।